ठीक है, चालू हो गया वीडियो। तो आज हम किसके बारे में चलेंगे? गांधी युग में हम प्रवेश कर गए थे ना, गांधी युग में प्रवेश कर गए थे और हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में आज पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था? सबसे पहला सवाल, खिलाफत, ख से खिलाफत, ख से खलीफा, बताते ना। और यह खलीफा पद कहां का हुआ करता था? खलीफा पद कहां का था? तुर्की। और देखो यहाँ पे, उसके बाद समझा देते हैं, पहले बता देते हैं, यहाँ पे देख देते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1919। पूरा कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पर होना चाहिए बुआ। अभी कॉपी का एक पेज निकाल लेंगे, एक पेन निकाल लेंगे, बस वहां रख देंगे और बोर्ड पे रहेंगे। अगर हम पॉइंट बोलेंगे तो लिखिएगा, बाकी कोई नॉइस नहीं होना चाहिए, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। रख दो। ठीक है, देखो, ब्रिटेन द्वारा तुर्की के पराजय के बाद शुरू हुआ यह जो आंदोलन था। ब्रिटेन द्वारा, तुर्की जब हार जाता है तो क्या होता है, वहां पे वहां का जो खलीफा पद रहता है, ब्रिटेन उसको समाप्त कर देता है, खलीफा पद को हटा देता है। ठीक, तुर्की की बुरी तरीका से हार होने के बाद तुर्की का खलीफा पद और ऑटोमन साम्राज्य विघटित हो गया। हम बताते ना बुआ कि तुर्की का जो खलीफा पद था उसको हटा देता है और वहां का जो ऑटोमन साम्राज्य रहता है उसको भी विनाश कर देता है, हटा देता है। ठीक, अंग्रेजों ने तुर्की के मुसलमानों के साथ काफी अत्याचार किया और जो तुर्की था वहां पे ज्यादा मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ वहां के जो मुस्लिम थे उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए। कौन? अंग्रेज। और भारत भी था, अंग्रेज का उस समय गुलाम था। भारत के मुसलमान को भी यह डर सताने लगा कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। अब जब वहां पे अंग्रेजों के साथ बुरा बर्ताव किया तो भारत के जो मुसलमान थे उनको यह डर हो गया कि कहीं तुर्की जैसा हाल तो हम लोग का भी नहीं कर दे। कौन? अंग्रेज। इस बात को लेकर तुर्की के मुसलमान और भारतीय मुसलमान आपस में मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। इसमें गांधी जी के द्वारा हिंदू और मुस्लिम एकता को स्थापित करने का कार्य किया गया। ठीक है, इसमें जो मुस्लिम एकता को कायम करने का काम किए, कौन किए? गांधी जी किए। और यही है क्या? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इसमें दो भाई का नाम आया था, पता थे ना खिलाफत आंदोलन में? कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली, बताए थे। मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन की शुरुआत किए थे, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस आंदोलन की जो शुरुआत था यह मोहम्मद अली और शौकत अली किए थे। बाद में यह गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। क्वेश्चन यहां से आएगा, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से क्वेश्चन एक आएगा ऑब्जेक्टिव में, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। असहयोग यानी कि कोई सहयोग नहीं। गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था और जिसमें कहा गया था कोई सहयोग नहीं करना है। किसको? अंग्रेज को। असहयोग यानी कोई सहयोग नहीं देंगे हम। ठीक है, वो अहिंसा के पुजारी थे। कौन? गांधी जी पुजारी थे और इसलिए वह हिंसक आंदोलन कभी नहीं करना चाहते थे और नहीं किए। जब भी हुआ वह अहिंसक आंदोलन चलाया, अहिंसा के पुजारी थे इसी के कारण। और उन्हीं का एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। यह बहुत बड़ा आंदोलन था। अगर यह चौरी चौरा का घटना नहीं होता तो हो सके तो उसी समय यह देश को आजाद करवा लेते। हम बताए थे हुआ, जब जिस समय हम क्लास करा रहे थे उस समय बताए थे कि यह चौरी चौरा का घटना अगर नहीं होता तो उस समय हो सके तो इतना पूरा विश्व, पूरे भारत में विकराल रूप में यह आंदोलन छा गया था। लेकिन उसी समय क्या होता है, चौरी चौरा का घटना हो जाता है और जिसके कारण से यह आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। और नहीं तो यह आंदोलन अगर वापस नहीं लेते तो हो सकता था कि कहीं उस समय भारत आजाद हो जाता। चलो हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। कैसे जन आंदोलन था? क्योंकि पूरे भारत में इसका फैल गया था। हर प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म, सभी जाति के लोग इस आंदोलन में कूद पड़े थे। और प्रत्येक राज्य, ठीक है, जितने भी पूरे भारत में भी राज्य है, सभी राज्यों से लोग जुट रहे थे। ठीक है, हम वास्तविक रूप से यह कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन न था कि न कि सामाजिक आंदोलन था। और इसको क्या कह सकते हैं?
जन आंदोलन कर सकते, न कि सामाजिक आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अगस्त 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 1920 ईस्वी में। या असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तब 1920 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं की अहम भागीदारी रही। इसमें अंग्रेजी सरकार की ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया गया तथा महिलाओं के द्वारा जगह जगह पर धरना देकर शराब की दुकानें बंद करवा दी। यानी इसमें जो था महिलाएं भी शामिल हुई, और महिलाएं जो अंग्रेजी शराब की दुकान जो खोला गया था वहां पे जा जाकर धरना प्रदर्शन करके क्या किए थे? शराब की दुकान को बंद करवा दिया गया था। इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वकालत करना छोड़ दी। यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास सरकारी वकील थे, यानी उस समय अंग्रेज के जमाने में सरकारी वकील थे। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार को, जब असहयोग आंदोलन है तो हम या गांधी जी की तरफ से गए और कहें कि हम सरकारी वकील बनना, सरकारी वकील का कार्य छोड़ दिए। ठीक है। इस आंदोलन में कहा गया कि विदेशी वस्तु में आग लगा दी जाए और स्वदेशी वस्तु को अपनाया जाए। असहयोग आंदोलन में था कि अगर हम कोई भी विदेशी वस्तु अपना रहे हैं तो यह विदेशी वस्तु को छोड़ ही दे, साफ कोई भी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए हमारे यहाँ। ठीक है। भारतीय जनता ने सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षा को जोड़ दिया, और जो भी अंग्रेज द्वारा जो निर्मित कॉलेज था या उसमें उस समय स्कूल बनाया गया था, उस सब कॉलेज को बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए। जो वयस्क थे जो जाते थे कॉलेज, जो कॉलेज जाना बंद कर दिए पूर्ण रूप से, यानी कि बहिष्कार हो गया था अंग्रेज का। और अपना जो उस समय जो था देसी शिक्षा जिसको बोला तो उसको अपनाया गया। युवाओं के द्वारा रेल की पटरी उखाड़ दी गई और बैंकों में ताला भर दिए गए। इस आंदोलन में छुआछूत की भावना का अंत कर दिया गया, और छुआछूत की जो भावना थी उसको भी अंत कर दिया गया इस आंदोलन के जरिए। हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया और हिंदू मुस्लिम मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। इसमें गांधी जी के द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय था। ठीक है। परंतु चौरी चौरा हत्याकांड की घटना हो जाने के कारण 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। हम बताए थे ना चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड कहां हुआ था? गोरखपुर के देवरिया जिले में हुआ था बुआ। ठीक है। ये भी 1922 में हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। उसमें क्या होता है चौरी चौरा हत्याकांड में? लगभग 19 पुलिस कर्मियों को थाना में बंद करके आग लगा देता है, जिंदा जला देता है थाना में। ठीक है। वही था चौरी चौरा हत्याकांड, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वो बोले थे कि इसमें कोई हिंसा नहीं होगी, और यह इसमें हिंसा हो गया, जिससे अंग्रेज इनका चारों तरफ से हिनाई करने लगा था कि बताइए, इसमें कहा गया था कि कोई हिंसा नहीं होगा, और हिंसा करके इस आंदोलन को आपने किया। तो इसके कारण से मतलब इनका बेइज्जती महसूस हुआ, इनको बेइज्जती महसूस हुआ, जिसके कारण से वह आंदोलन को खारिज कर दिए और वापस ले लिए। ठीक है। असहयोग आंदोलन के कारण और इसके प्रभाव को लिखे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो जो अभी था। ठीक है। तो पहला कारण था क्या? खिलाफत का मुद्दा। असहयोग आंदोलन चलाने का क्या था मुद्दा? खिलाफत का मुद्दा। पंजाब में सरकार की बर्बरता के विरुद्ध न्याय। और तीसरा था स्वराज्य की प्राप्ति। ठीक है। प्रभाव क्या था? अब इसका जो असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों का बहिष्कार। बताया थे बुआ, सरकारी जो भी कॉलेज था, यानी कि जो भी अंग्रेज द्वारा कॉलेज और सरकारी संस्थाएं थी सबको में उसका बहिष्कार कर दिया गया था। भारतीय लोगों के द्वारा क्या कर दिया गया था? बहिष्कार कर दिया गया था। विदेशी वस्तु में आग लगा दी जाए और स्वदेशी वस्तु को अपनाया जाए। जो भी विदेशी कपड़ा उपड़ा था उसमें क्या कर दिया गया था? आग लगा दिया गया था, और स्वदेशी जो चरखा से काट के, सूत से काट के जो यहाँ भारतीय का था उस समय पहनते थे, वो कपड़ा पहनने लगे। सरकारी नौकरी से बहिष्कार, यानी सरकारी नौकरी में जो दफ्तर थे उसमें काम करना, जो लोग थे भारतीय लोग, वह काम करना बंद कर दिए थे। चरखा और खादी की लोकप्रियता बढ़ाना। चरखा और खादी जो था उसमें बताया ना, खादी की जो कपड़ा पहना जाता था और चरखा से सूत से काट के धोती वगैरह पहनते थे। उपाधियों का बहिष्कार, और जिसको उसको जो भी कुछ का उपाधि मिला था अंग्रेज के द्वारा उसको त्याग दिए। अब उसी समय होता है चौरी चौरा हत्याकांड। से आप क्या समझते हैं? इसको तो आप लोग को एकदम याद ही हो गया, चौरी चौरा हत्याकांड अभी भी बताए हैं, लिख देना है। यह हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश गोरखपुर के देवरिया जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। कहां हुआ था? चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। यह कहां पे हुआ? गोरखपुर के देवरिया जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना हुआ था। ठीक है। जिसका मुख्य कारण खाद्यान्न वस्तुओं के दाम में वृद्धि तथा जगह जगह पर शराब की दुकान खोलने के खिलाफ हो रहे हैं।
राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में अब क्या हुआ था कि उस समय महिलाएं और सभी लोग शराब की दुकान बंद करने के लिए वे लोग जुलूस और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण से वहां के जो पुलिस थाना के जो लोग थे वह फायरिंग करना शुरू कर दिए थे, फायरिंग किए थे, जिसके कारण से लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर क्या कहते हैं 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जेल में जला दिया गया और जेल को चारों तरफ से घेर लिया गया था और लगभग 22 पुलिस कर्मियों को क्या किया गया था, जेल में जला, जिसे चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं। अब अगला जो था गांधी जी का, इसके बाद से सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिए थे और उसके बाद सबने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। और आगे जो था अगला आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय यानी हम विनय से, यानी एक विनय भावना से कह रहे हैं कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर तुम हमको कोई ऑर्डर दी तो जैसे हम तुमको कहते हैं कि जाओ एक गिलास पानी ले आओ, तो तुम बहुत प्यार से कहोगे सर गुरुजी हम आपका पानी नहीं लाएंगे, क्या करिएगा? इसी प्रकार से गांधी जी ने कहे थे कि हम आपकी बात को, अंग्रेज जो भी काम कर रहे थे, या आपकी बात को हम नहीं मानेंगे सर, क्या करिएगा? ठीक, तो इसी को क्या कहा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। यह भी एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा या नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। क्वेश्चन आया ना ऑब्जेक्टिव में, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। और यह भी क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में, पूर्ण स्वराज, देखो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन देखना, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुआ था? सब गलती ऑप्शन मार के आया हुआ था, हम देखे थे, क्वेश्चन चेक किए थे, हम देखे थे। ठीक है, उसमें बंगाल अधिवेशन था, एगो और ऑप्शन था लाहौर अधिवेशन, एगो था कोलकाता अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन था, तो तुम लोग दिल्ली में मार दिए थे पूर्ण स्वराज की मांग को। ठीक है, यह हुआ था लाहौर अधिवेशन में हुआ था। एक उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भंग करना। हम बताए ना कि जो भी कानून अंग्रेज बनाए थे उसको गांधी जी ने बहुत प्यार से कहे थे कि हम आपकी कानून को नहीं मानेंगे, विनय करके हाथ जोड़ के कहे थे। ठीक है, आप क्या करिएगा? नहीं मानेंगे। देखो हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण, क्या क्या कारण हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के? क्या कारण थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो साइमन कमीशन का आना जो था, साइमन कमीशन आया था, उसका नेहरू रिपोर्ट ये बताएंगे, नेहरू रिपोर्ट भी बताएंगे, उसके बाद विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव, उसके बाद समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग, गांधी जी का समझौतावादी रुख, गांधी अरविंद जो समझौता हुआ था, क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार, और उसके बाद होता है क्रांतिकारी आंदोलन आ जाता है। उसी समय क्या होता है, जिस समय यह होता है समझौता होता है, उसी समय गांधी अरविंद समझौता होता है, उसी समय क्या होता है? फांसी की सजा दे दी जाती है भगत सिंह को, याद है? अब देखो हुआ पहला था साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं? साइमन कमीशन का भारत आना। ठीक है, देखेंगे हुआ साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसमें गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधार के अध्यक्ष के लिए किया गया था। इसका जो गठन था यह 27 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1927 में हुआ था। 8 नवंबर 1927 में हुआ था भारत में संविधान सुधारों के अध्यक्ष अध्ययन के लिए, यानी कि भारतीय संविधान। अब बताओ, भारत का संविधान 7 को सदस्य बना। ठीक है, 7 सदस्य कहां का? इंग्लैंड का। अब बताओ, संविधान बना भारत का, इंग्लैंड के लोग क्या काम? ठीक है, इसलिए भारतीय लोग इसका क्या किए? विरोध किए। साइमन कमीशन गो बैक। उसी समय नारा दे रहे थे, उसमें लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में मृत्यु हो गया था। बताए थे लाला लाजपत राय के लाठी से मार खाने में मृत्यु हो गई थी। ठीक, देखेंगे बुआ भारतीय संविधान सुधारकों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन को रखा गया, और जो 7 सदस्य का कमेटी बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। भारत के मुंबई क्षेत्र में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। कब आया हुआ? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत कब आया?
1928 को। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? ठीक, कंफ्यूजन मत लाना। भारतीय आंदोलनकारी ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए, बता देना साइमन कमीशन गो बैक, और जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी शामिल लिया। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सब गलती मारा था ऑप्शन में, 1906 में हुआ था। आज तुम लोग पता नहीं 1911 1912 था, तो सब वही सब में लगा देता है, कैसे तुम लोग हो। ठीक है, इसमें कुल 7 अंग्रेज सदस्य हैं। बताए ना बुआ कि संविधान किसका बन रहा है? भारत का। और लोग कहां से आ रहे हैं? इंग्लैंड से, वो भी इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं, उसमें एक को भारतीय नहीं, सातों था कहां का? अंग्रेज। एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे सफेद कमीशन कहा गया, और एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसे क्या कहा गया? इस बात को लेकर भारतीय जनता ने विरोध किया तथा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई थी। बताते ना, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए थे, जिसके विरोध में क्या अंग्रेज उस समय क्या लाठीचार्ज किए थे, उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को लाठी लग गया, कहीं ऐसा जगह पे लगा होगा, और वहीं पे वो गिर के मर गए थे। अब नेहरू रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? दूसरा तब हुआ नेहरू रिपोर्ट, जब यह नारा दिया जा रहा था साइमन कमीशन वापस जाओ, हेलो कीप साइलेंट। ठीक है, तो बउआ लोग सुना ना शांति से, देखो तो उसी समय जब साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया जा रहा था, उसी समय मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि आप जो है साइमन कमीशन वापस जाओ। तो उसी समय एक अंग्रेज जो था वह कहा था, क्या कहा था कि जब इतना ही तुम लोग को अपने आप को संविधान बना दो, तुम ऐसा एक संविधान बनाओ, ठीक है, ऐसा संविधान तैयार करो जिसका अगर एक भी भारतीय विरोध नहीं करेगा तो वह संविधान तुम में लागू हो जाएगा। यह बात का चैलेंज कौन एक्सेप्ट करते हैं? मोतीलाल नेहरू इस बात का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और उन्होंने संविधान बनाया। उन्होंने उसकी, लेकिन क्या हुआ था, किसी भारतीय के द्वारा ही उसको अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके कारण वह पारित नहीं हो पाया था। अब देखेंगे वह नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार का संविधान था, बताया ना बुआ। जिस समय साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, उस समय भारत के सचिव लॉर्ड बिरकनहेड, ठीक है, उस समय कौन थे सचिव भारत के? लॉर्ड बिरकनहेड ने कांग्रेस के नेता को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का प्रारूप तैयार कर सके, यानी कि सभी संप्रदाय के लोगों के सहमति से एक क्या प्रारूप तैयार कर सके, तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। अगर ऐसा हो जाए कि सभी सहमति के अगर एक कानून बनेगा, तो उस पर ब्रिटिश सरकार उस पर क्या करेगी? विचार करेगी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। भारतीय नेताओं ने नहीं, सिर्फ कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया एवं औपनिवेशिक राज्य की मांग की गई। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। इसी प्रारूप को नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया, जिसे 8 सूत्री मांग को रखा गया था। ठीक है, और 8 सूत्री मांग को उसी नेहरू रिपोर्ट में रखा गया था। हम लिखा दिए थे 8 सूत्री मांग भी लिखा थे नेहरू क्या। जाके आप लोग कॉपी लेके आते नहीं है, जब पढ़ा रहे हैं चैप्टर 4 तो आप लोग कॉपी लेके आइए और उसमें मिलाते रहिए। जब हम पढ़ा रहे हैं उसमें सब क्वेश्चन मिलते जाएगा आपको, लगभग जो छूट गया है क्वेश्चन अभी नोट कर लेंगे। ठीक, और वह उसी में क्या हुआ था, उसी के बाद आर्थिक मंदी आया था, आर्थिक संकट, महामंदी जो है। देखो, वह अंत तंत्र से उत्पन्न वह प्रणाली जो कृषि उद्योग व्यापार के विकास को रोक दे, उसे आर्थिक संकट कहा जाता है। आर्थिक संकट की शुरुआत कब हुई थी? 1925 ईस्वी में अमेरिका से हुआ था। कहां से हुआ था? अमेरिका से हुआ था, जिसमें सबसे बुरा परिणाम अमेरिका को ही झेलना पड़ा, क्योंकि इस समय भयंकर बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ भी आया था। भारत में इस आर्थिक मंदी का असर 1929 से 30 में पड़ा, यानी शुरुआत हुआ 1925 में, कहां से? अमेरिका से। और भारत में इसकी प्रभाव कब पड़ा? जिसका मुख्य कारण था अंग्रेज ने भारत में धन का निष्कासन बंद नहीं किया था, यानी भारत से जो धन का निष्कासन था, वहां सभी देश में आर्थिक मंदी था और भारत से जितना रुपया पैसा था सब ले लेके कौन? अंग्रेज सब जा रहा था। लूट सको तो लूट लो, जितना लूटना है। जिसमें फसल के पैदावार में भारी कमी हुई, जिसके कारण वस्तुओं के दाम में बेहताश वृद्धि
वृद्धि के कारण हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, जिससे भारत में भी आर्थिक मंदी का असर शुरू हो गया। अब अगला उसी समय क्या होता है, काकोरी कांड। ए बालक, काकोरी कांड, काकोरी कांड से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यह होता है काकोरी नामक स्टेशन को क्या, उसी पे सरकारी खजाना को लूट लेता है। अब नन्नू जाता है खजाना भगवानपुर से, गिट्टी वाला लूटेगा कि पैसेंजर ट्रेन में लूटेगा? मार के अधमुआ कर देगा सब। हम किल मूवी ना देखे हैं, हम देखे हैं केसरी चैप्टर 2। चलो आगे देखेंगे बात। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? देखो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी। यानी कि चुप रहेगा तुम लोग, ब्रिटिश खजाना जा रहा था, उसमें पूरा रुपया पैसा से भरा हुआ पूरा ट्रेन जा रहा था। उसी को क्या करता है, भारत की आजादी के लिए सोचता है कुछ क्रांतिकारी की इसको लूट लेते हैं, उसी से हम लोग पैसा से क्या कर देंगे, बंदूक खरीदेंगे, बम खरीदेंगे, ठीक है, पिस्टल खरीदेंगे, ठीक है। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए, ठीक है। जर्मनी का जो माउजर पिस्तौल था उसको ऐसा उपयोग किया जा सकता था कि उसको ना राइफल की तरह भी उपयोग किया जा सकता था, ठीक, बताया था ना। इन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इसमें के बट को पीछे लकड़ी का बनाकर एक और कुंडा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। इसमें भारत के 4 क्रांतिकारी को फांसी दे दिया गया, जिसमें क्रमशः नाम राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान, ये 4 क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी ट्रेन लूटने के जुर्म में, ठीक है। अगर मेरठ षड्यंत्र से आप लोग क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र, ये भी क्वेश्चन आया था एक आध बार, देखेंगे। मेरठ षड्यंत्र मामला एक विवादास्पद अदालत का मामला था। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था। कितने? 31 श्रमिक नेताओं को बंद करा, मेरठ लाकर उनका मुकदमा चलाया। मेरठ षड्यंत्र केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया। क्या किया था? काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। आइंस्टाइन ने ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर यह मुकदमा को हटा लेने की मांग की थी, यानी कि बिना मतलब के उसको बंदी बना लिया था 21 श्रमिकों को। मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कुछ बड़े नेताओं की पैरवी की। मेरठ षड्यंत्र केस का फैसला 16 जनवरी 1933 ईस्वी को सुनाया गया, ठीक है। देखो कब हुआ षड्यंत्र? 1929 में, और फैसला कब आया? 1933 ईस्वी में सुनाया गया। 27 अभियुक्तों को कड़ी सजा दी गई, ठीक है, 27 अभियुक्तों को कड़ी सजा दी गई थी, लेकिन एक था मुजफ्फर अहमद को सबसे बड़ी और कड़ी सजा दी गई, जिसके तहत उन्हें आजीवन काले पानी की सजा दी गई थी। और आजीवन काले पानी की जो सजा दी जाती थी वह अभी कहां पे है? काले पानी का सजा देने के लिए एक जेल अभी था उस समय, अंडमान निकोबार द्वीप पर है, सेलुकस जेल है शायद, उसका नाम सेलुलर है। काले पानी के उसका जो छोटा एकदम कमरा होता था, उसमें आदमी सो भी नहीं पाता था, आदमी से ढंग से नहीं सो पाता था, उसी में सब कुछ करने का व्यवस्था उसी में था एकदम। आप पूरा चारों तरफ से भाग भी नहीं सकता था, पूरा चारों तरफ से समुद्र था, उसी समुद्र पर एक जेल है। निकल भी नहीं करता था, अगर भागने की कोशिश करता था नदी में आती हुई समुद्र में डूब के मर जाता है। उसके बाद उसको खाने के लिए एकदम गंदा खाना देता था, नाला का पानी देता था पीने के लिए। अब क्या करेगा? इसमें श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और इससे क्या हुआ था? नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अगला है हुआ पूर्ण स्वराज। क्या है? था ना असहयोग आंदोलन, सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन में था ना पूर्ण स्वराज क्या है? तो देखेंगे पूर्ण स्वराज 1923 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में गलती दिले है, गलती दिले। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। हाँ,
31 दिसंबर 1929 को अर्धराष्ट्रीय को इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, पहला बार जो भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था, कहां पे फहराया गया था? रावी नदी के किनारे। 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया और जिससे सभी लोग सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के शपथ ली। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली। गांवों तथा कस्बों में सभाएं आयोजित किए गए। यहाँ स्वतंत्रता की शपथ को अस्थायी भाषा में पढ़ा गया तथा तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये गलत दिया गया, पुलिस स्वराज क्वेश्चन लिख लो क्या है। अब अगला है गांधी जी का समझौतावादी रुख। देखेंगे हुआ गांधी और अंग्रेज के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, इसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं भैया। इरविन के बीच 11 सूत्री मांग को लेकर एक समझौता रखा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में आंदोलन को रोक दिया जाएगा। परंतु इरविन ने मांग को मानना तो दूर, गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया था। गांधी जी पहले इरविन से क्या किए? मिलना चाहते थे, लेकिन इरविन उनसे मिला नहीं। ठीक है, इनकार कर दिया। तब महात्मा गांधी ने एक अलग आंदोलन दांडी मार्च आरंभ करने का निश्चय किया। यानी उस समय वह मिलना चाहते थे, 11 को मांग था उनका, 11 को मांग के लिए वह मिलना चाहते थे। किससे? इरविन से। लेकिन इरविन का कहा ना मिलेंगे। ठीक है, अगला बात तो फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। अगर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलाया जाने वाला कार्यक्रम निम्नलिखित थे। पहला था नमक कानून का उल्लंघन कर खुद के द्वारा नमक बनाया गया। अब जो है गांधी जी क्या करते हैं? दांडी यात्रा करते हैं और दांडी नामक स्थान पे जाके क्या करेंगे? नमक कानून को भंग कर देते हैं। कहते हैं लो तुम नहीं मिलेगा, नमक कानून तुम्हारा खत्म, अपने से नमक तैयार करेंगे। दूसरा, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़े दुकानों पर जाकर धरना दे। और महिलाएं जो थी शराब की दुकान पर जाकर धरना दे रही थी। ठीक, काहे से पुरुष से जाता था, शराब पी के उलट जाता था। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया गया। जो भी विदेशी कपड़ा था, जो भी विदेशी वस्तु थे, सबको जला दिया गया। वकीलों द्वारा अदालत का बहिष्कार किया। हर घर में चरखा द्वारा सूत काटा गया। कानून तोड़ने की नीति। सभी कार्यक्रम में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया गया। और इस बार जो था, गांधी जी कहे थे पिछले बार की तरह इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए, कोई अहिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने पूर्ण रूप से सभी को समझा दिया गया था, पूर्ण रूप से सभी को समझा दिए थे कि कोई इस बार अहिंसा नहीं होगा। और मतलब कि सभी जो है सत्य और अहिंसा नहीं होगा और सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे। ठीक है, अब है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब से कब तक चला था? 22 मार्च। कई दिन का यात्रा था? 24 दिन का यात्रा था। ठीक है, महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायी यानी कि शिष्य के साथ 12 मार्च 1919 को साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान तक कूच किए। यानी दांडी नामक स्थान तक पहुंचे। 24 दिनों में 250 किलोमीटर पदयात्रा किए। ठीक है, 24 दिनों में कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर। समझ सकते हो कितना दूर होगा। गांधी जी गुजरात के दांडी नामक होना चाहिए, दांडी नामक समुद्र तट पर 5 अप्रैल को पहुंचे। ठीक है, 5 अप्रैल को पहुंच गए थे। वहां पर लागू नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा। हजारों नर नारी और बच्चे बूढ़े कानूनों को तोड़ने के लिए सड़क पर आ गए। संपूर्ण देश गंभीर रूप से इस आंदोलन में कूद गया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी सहित अनेक कांग्रेस नेताओं व उनके समर्थकों को जेल में डाल दिया। और उस समय क्या करता है? गांधी जी को जेल में डाल देता है। आंदोलनकारी और सरकारी सिपाही के बीच जगह जगह जबरदस्त संघर्ष हुए। कानपुर जैसे नगरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हिंसा के इस विस्फोट में गांधी जी चिंतित हो उठे और उसी समय क्या हुआ था? हिंसा हो गया था। दंगा जब हुआ तो फिर गांधी जी चिंतित हो गए। वे आंदोलन को बिल्कुल अहिंसा ढंग से चलाना चाहते थे। कहे कि फिर ये हिंसा शुरू हो गया, अब फिर अंग्रेज हम लोग को आजाद नहीं कर पाएगा। अब गांधी इरविन समझौता, अब जब होता है या घटना होता है, उसके बाद इरविन कहता है ना अब गांधी से मिलना पड़ेगा। ठीक है, अब वह गांधी से मिलता है और गोलमेज सम्मेलन में उनको बुलाता है। ठीक, और गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी जाते हैं तो जाते हैं धोती में जाते हैं। तो उसी समय चर्चिल कहता है उनको अर्धनंगा फकीर। अर्धनंगा फकीर गांधी जी को कहा जाता है कि बताइए
ये अपने देश के अति प्रतिनिधित्व है, वो धोती पहन के आया है, तो गांधी जी कहते हैं कि सारा कपड़ा तो आप लोग चुरा के भाग आए, तो हम कहां से पहनेंगे। ठीक, देखो बुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया, जिससे गांधी और अंग्रेज वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 अप्रैल 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ। ठीक है बुआ, 5 अप्रैल 1931, अच्छा 5 मार्च है, 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, इसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया, और इसी के अंतर्गत क्या किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। सरकार ने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया और हिंसा के दोषी लोगों को छोड़कर आंदोलन में भाग लेने वाले सभी बंदियों को रिहा कर दिया, और गांधी जी को दूसरे गोलमेज अधिवेशन में भाग लेने के लिए सहमति हो गए, और गांधी जी को न्योता मिला कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें आप आइए। ठीक है, और यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य क्या था, नमक बनाने की आजादी मिल गई, भारतीय कैदी को रिहा कर दिया गया, लूट के धन को वापस ले लिया गया, दमन चक्र की नीति बंद कर दी गई। अगर गोलमेज सम्मेलन देखेंगे हुआ, गोलमेज सम्मेलन, नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिकेगा, यानी नमक सत्याग्रह जो था उसके बाद उनको यह एहसास होने लगा कि अब उनका जो यह काम है, यह काम उनका ज्यादा दिन तक भारतीयों को लूटना नहीं चलेगा। ठीक, और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, और उनको बाद में एहसास होने लगा भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू किया, और इसी को लक्ष्य को रखने के लिए क्या किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का लक्ष्य रखा था, और उसमें गांधी जी को भी बुलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम घोषणा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम को लिखे, तो क्या क्या परिणाम हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक विस्तार पर बल दिया, इस आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण किया, इस आंदोलन में महिलाओं को भी राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ा, यानी महिलाओं भी जो थी वह जुड़ी हुई थी इस आंदोलन में। उसके बाद आंदोलन में आर्थिक बहिष्कार से अंग्रेजों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इस आंदोलन के दौरान वारन सेना और मंजरी सेना का गठन कर संगठन के नए तरीके का इस्तेमाल हुआ। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को समानता के आधार पर बातचीत की, और पहली बार जो ब्रिटिश सरकार था गांधी जी को बुला के नहीं, गांधी जी समझौता करता है, वह बातचीत किए थे। अब आ जाते हैं वह, उसके बाद ये था गांधी जी का सत्याग्रह, ये भी था। अब किसान आंदोलन था, जिसमें चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, बहुत बार पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आप लोग के एग्जाम के लिए। अब देखेंगे वह चंपारण सत्याग्रह। अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में धान, गेहूं, मक्का की खेती करना चाहते थे, लेकिन गोरे जमींदारों ने जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। इसी को 3 कठिया प्रणाली भी कहा गया। और नील का खेती करने से क्या होता था, खेत बंजर हो जाता था ना। अब वहां का मतलब चुनवा के बढ़िया खेत सब में नील की खेती करवाता था, कि अगर 20 कट्ठा तुम खेती कर रहे हो कोई किसान, तो 3 कट्ठा नील की खेती करना होगा, वही बढ़िया खेत में करना होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि गोरे लोग सफेद कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते थे, सफेद कपड़ा में नील डाल के एकदम चमकदार रहते थे। ठीक, जिन्हें 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। नील एक प्रकार का ऐसा फसल था जिसे खेत में लगे उस खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर कर देता था। किसानों की स्थिति एकदम दयनीय हो गई। बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे, जिसे देखकर चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल, ठीक है, कौन थे, किसान ही थे, क्या नाम था उनका, राजकुमार शुक्ल, को न रहा गया, और उसने जल्द से जल्द गांधी जी को चंपारण बुलाया, और गांधी जी के कहने पर अवैध वसूली 25% और 3 कठिया प्रणाली को वापस ले लिया गया। और उसी के बाद जो था वह गांधी जी जब आए थे तो अंग्रेज के खिलाफ यह लड़ाई लड़े, और जिसके बाद से यह बिहार के चंपारण में जो नामक जगह पे यह आंदोलन हुआ, और इसी के बाद 3 कठिया प्रणाली को वापस ले लिया गया, और 25% जो अवैध वसूली था उसको भी वापस ले लिया गया। अगला एक और किसान आंदोलन है खेड़ा आंदोलन। 1917 में अधिक बारिश होने से खरीफ फसल की व्यापक नुकसान हुआ। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों ने कर माफी का आग्रह किया, लेकिन सरकार ने मांग को अस्वीकृत कर दिया। यानी खेड़ा गुजरात का एक जगह था जहां पे बहुत ज्यादा वहां पे बारिश होता है 1917 में, जिसके कारण से वहां का जो खरीफ फसल था वह क्या हुआ,
बर्बाद हो गया। जैसे ही गांधी जी को सूचना मिली कि खेड़ा किसान भारी संकट में है, खेड़ा के किसान भारी संकट में है, फसलें नष्ट हो गई है, फिर भी उनसे कर वसूली की जा रही है। गांधी जी जांच कराई तो पता चला कि किसानों की मांग सही है, नियम के मुताबिक लगान माफी का प्रावधान नहीं था। गांधी जी ने फौरन खेड़ा पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन अधिकारी सुनने तक को तैयार नहीं थे। लेकिन जो खेड़ा वहां के जो अधिकारी थे वह गांधी जी का एक बात मानने को तैयार नहीं थे। तब गांधी जी ने 22 जून 1918 को यहाँ सत्याग्रह का आह्वान किया, जो 1 महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी फसल अच्छी होने और सरकार द्वारा दमनकारी उपाय समाप्त करने से गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त की घोषणा कर दी। और इसी को क्या कहते हैं, वो खेड़ा आंदोलन कहते हैं। तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। अगर मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह से आप क्या समझते हैं? भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मोपला विद्रोह देखो हुआ 1921 ईस्वी में मुसलमान और हिंदू जमींदारों के बीच केरल के मालाबार तट के पास एक विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? हिंदू जमींदार और मुसलमानों के बीच में हुआ था। यह कहां हुआ था? केरल के मालाबार तट पे हुआ था। मोपला मुसलमान थे। मोपला कौन थे? मुसलमानों पर लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित कर तरह तरह के अत्याचार किया गया, जिसके विरोध में किसानों ने सरकारी संस्थाओं पर हमला आरंभ कर दिया। इस परिस्थिति को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ कर दी गई, जिससे 10,000 लोगों की मौत हो गई तथा 5,000 लोग बंदी बनाए गए। इस विद्रोह का समर्थन गांधी जी, शौकत अली तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। अच्छा, 50,000 लोग बंदी बनाए गए थे ना। चलो वो आ रहा है बारदौली सत्याग्रह। ये भी एक किसान आंदोलन है। देखेंगे फरवरी 1928 में गुजरात के बारदौली में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान द्वारा लगान वृद्धि के विरोध में चलाया गया सत्याग्रह बारदौली सत्याग्रह कहलाता है। कौन सत्याग्रह कहलाता है? बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदौली सत्याग्रह हुआ था, उसी के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो पूछता है कि सरदार की उपाधि कब, किस सत्याग्रह के तहत दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह के तहत सरदार की उपाधि दी गई थी। उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। अगस्त में महात्मा गांधी ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व संभाल लिया। फलस्वरूप सरकार को एक नई जांच समिति का गठन करना पड़ा और सरकार के द्वारा लगाए गए दर की कमी किया गया। देखो गांधी जी प्रत्येक आंदोलन में कूद जाते थे, इसलिए ना उनको इतना महान नेता माना गया। ठीक है, अब देखेंगे बुआ AITUC क्या है? यह ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? मुंबई में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और सचिव जमनालाल बजाज थे। जमनालाल बजाज। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों और मजदूरों की समस्या का समाधान करना। अगला है बुआ पॉइंट 1922 की गई वार्षिक अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के बाद 1922 ईस्वी में किया गया वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गया है। एक को परिवर्तनवादी गरम दल और दूसरे को अपरिवर्तनवादी नरम दल से जाना जाने लगा था। ठीक है, अब जतरा भगत पर टिप्पणियां लिखे। जतरा भगत देखेंगे हुआ जतरा भगत के बारे में हम। जतरा भगत उर्फ जतरा उरांव का जन्म सितंबर 1988 में झारखंड के गुमला जिले के चिरंगी नावाटोली गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम कोदल उरांव और मां का नाम लिवरी था। लिवरी, ठीक है, हाँ, पिता का नाम कोदल उरांव और मां का नाम लिवरी। 1912 से 1914 में उन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन को अहिंसक असहयोग का आंदोलन छिड़ा और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने तथा कुली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया। यह 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ उल गुलान से प्रेरित औपनिवेशिक और सामंत विरोधी धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, यह इतना लिख देंगे, जतरा भगत वाला हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके उद्देश्य को लिखे। अब वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1800 किसके द्वारा?
ए ओ हुम, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूर्व कोई भी संस्था नहीं थी, फिर भी लोगों का विकास किया जा रहा था तथा इलवट बिल, शस्त्र अधिनियम और भारतीय लोगों की प्रक्रिया को देखते हुए एक राजनीतिक संस्था का गठन का अभाव हुआ और 1884 ईस्वी में ए ओ हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था। 1885 में हुआ था, लेकिन हुआ। इस संघ के अधिवेशन की घोषणा पहले पूना में किया गया, परंतु अचानक प्लेग रोग फैल जाने के कारण इसकी बैठक गोकुल दास संस्कृत तेजपाल कॉलेज बंबई में किया गया और अंततः 28 दिसंबर 1885 को इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसकी शुरुआत 1884 में होती है, लेकिन इसका नामकरण जो है कब होता है, और इसके सचिव किसको बनाया दिया गया, बनर्जी सचिव हुम थे। उद्देश्य क्या था, भारत के लोगों को भाईचारा के संबंध में स्थापित करना, धर्म वंश जाति का भेदभाव मिटाना, समाज का कल्याण करना, एकता एवं अखंडता स्थापित करना, शिक्षा का प्रसार करना। अगर स्वराज पार्टी की स्थापना देखेंगे, स्वराज पार्टी दल क्या था, उसके उद्देश्य क्या थे देखेंगे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया जिसके स्वराज पार्टी कहा जाता है। किसके द्वारा किया गया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल। क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसके प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव कौन बने, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक इसके पहले असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, जिसका प्रमुख कारण चौरी चौरा, इसमें इतना छोड़ी तो फिर से दे दिया गया है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था, स्वराज की प्राप्ति, सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगों को पूर्ति करना। अगला था 1919 के ईस्वी के सुधार अधिनियम को समाप्त किया गया। और अगला भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत देखो भैया, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, क्वेश्चन पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1900 गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसका एक ही लक्ष्य था, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना। क्या लक्ष्य था, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन आता है, करो या मरो का नारा किसने दिया, ठीक है, लगाया था। इसमें 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा हजारों हजार की संख्या में मौतें हो गई थी। गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा, क्या योगदान रहा, ठीक है। तो पहला चंपारण सत्याग्रह बता दिए थे, ठीक है, 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कर दिए थे। दूसरा दांडी मार्च, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी काल क्या है, तो 1919 से लेकर 1947 तक के काल को क्या कहा गया, गांधी काल कहा गया, ठीक है। अब इतना ही आज रहने देते हैं, कल शॉर्ट और अति वाला ऑब्जेक्टिव करा देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, तो रहने देते हैं, धन्यवाद। समझ में आया, अच्छा समझ में आया, ठीक है।